टुडे व्हाट आई हैव फॉर यू, आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें अगर आप देखेंगे तो एक वर्क है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रहा, रशियन राइटर का जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो आज हम उस वर्क को डिस्कस करेंगे, उसकी थीम को थोड़ा बहुत लेकर के बात करेंगे एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें रही है जिनमें से अगर आप देखेंगे कि जो उनका वर्क है उस वर्क पे तो ठीक है अपनी जगह, उस पे हम करते हैं। यहाँ पे जो जो उनका वर्क है वो उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल रहा है और उस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल का जो टाइटल है द लाइफ ऑफ आर्सेनीव। कल भी मैंने कहा था कि मैं इसे कवर करूंगा। दिस इज द यू कैन गेट इट हियर, द लाइफ ऑफ आर्सेनीव। इवन टुमारो आई टोल्ड यू कि आई विल कवर दिस पार्टिकुलर पॉइंट। तो जो द लाइफ ऑफ द आर्सेनीव उसका बैकग्राउंड क्या है, अंडर व्हाट सिचुएशन ही रोट इट एंड इन दिस नॉवेल व्हाट ही वांट्स टू से, व्हाट ही वांट्स टू टेल। और इतना बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज मिलना मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो उन्होंने एक चीज ये बताया कि जो ये वर्क उनका है ये किस सिचुएशन में लिखा गया, किस कंडीशन में लिखा गया, वर्क का पर्पस क्या था, ऑल दीज थिंग्स ही एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल्ड वे। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट वाज फिनिश्ड ऑन 21 अप्रैल ऑफ दिस ईयर, 21 सितंबर। मतलब बुक जो है 1927 में उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन इसमें कई बुक में है। तो जो बुक फर्स्ट है वो 21 सितंबर को जो है फिनिश हुआ था और इसी का जो बुक सेकेंड था वो 27 सितंबर 1927 को कंप्लीट हुआ था, जबकि बुक थर्ड जो है ये 30 सितंबर 1928 को कंप्लीट हुआ था। बुक फोर्थ 30 जुलाई 1929 को कंप्लीट हुआ था। और ये सब मिला करके बाद में कब पब्लिश होता है, 1932 में पब्लिश होता है। पब्लिशिंग आपका ये चीज है। व्हाट आई वांट टू से कि उनका ये जो किताब है ये किताब 4 हिस्सों में बटा हुआ है। बुक फर्स्ट 21 सितंबर, बुक सेकेंड 27 सितंबर 1927, बुक थर्ड 38 सितंबर 1928, बुक फोर्थ 30 जुलाई 1929। और इस तरह से ये सब लास्ट में पब्लिश हो जाता, दैट इज 1932। इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट वाज बीइंग चेंज। और जब इन्होंने इसको पब्लिश कराना शुरू किया तो बहुत सारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे उसमें तब्दीलियां इन्होंने किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसको लिया और पब्लिश करा दिया, क्योंकि लिखने का काम अगर 27 से शुरू हुआ 29 में जाके कंप्लीट हो रहा है, 32 में पब्लिश हो रहा है, तो देयर इज अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट। एज बीइंग द पीएचडी रिसर्च स्कॉलर या एज अ बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर या यू कैन से कि इफ यू डू पीएचडी ऑन एनी टॉपिक, तो जब तक वो पीएचडी जमा ना हो जाए तब तक उसमें ये लगता है यार ये कमी रहेगा, ये कमी रहेगी, इसको इसमें ये जोड़ दो, ये किया जाए, ये किया जाए। सो व्हाट आई वांट टू से यही सेम चीज जब तक वो पब्लिश नहीं हो गया उसको उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली लाते रहे जो है। तो इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट वाज बीइंग चेंज कंटिन्यूअसली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल क्या किया अपनी किताब में, जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल के जो उन्होंने अपनी लाइफ को ज्यादा उसमें रखा था, उस ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स को उन्होंने उसको हटा दिया और उसकी जगह जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे, उनकी लाइफ में जो कैरेक्टर आए थे उनका नाम उन्होंने एज इट इज रखा था, उन सबको उन्होंने बदल दिया। तो ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स बीइंग कट ऑफ, रियल नेम से चेंज, और उसमें जो रियल नेम थे उन सबको तब्दीली की गई। फॉर एग्जाम्पल द गेंडूरिस्ट फैमिली बुनिन न्यू इन पोल्टावा featured as the Bagda knobs in the latter world। I just want to say कि एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि एक फैमिली थी जिसका नाम क्या था, जेंडूरिस्ट फैमिली। एंड दिस जेंडूरिस्ट फैमिली जिसको बुनिन के नाम से जाना जाता था पोल्टावा में, इसका नाम या इसका जिक्र या इसके फैमिली मेंबर्स का जिक्र उन्होंने एज इट इज किया हुआ था। बट व्हाट हैपेंड दैट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने सारे नाम जो है चेंज कर दिए। ऐसे उन्होंने अपनी सिस्टर का नाम सिस्टर नाडिया हु डाइड एट द अर्ली एज वाज कॉल्ड नाउ साशा, उसको अब उन्होंने साशा नाम दे दिया। और चीजें सम आइडियोलॉजिकली चार्ज्ड फ्रैगमेंट्स वेंट आउट टू लाइक द वन इन चैप्टर 9 ऑफ बुक 4 वेयर आर्सेनीव स्पोक ऑफ। चैप्टर 9 में भी उन्होंने तब्दीली की। तो ये पूरा पैसेज ये बताता है कि कुछ तब्दीली की गई। खैर
अपनी जगह तब्दीली होती भी है, और उनको लगा होगा कि ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा है, लोगों को पता चल जाएगा, मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ लोग ऐतराज करें। तो इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें जो है, सुमन इज सेइंग कि साउंड ब्रेक हो रही, कैन एनीवन ड्रॉप मैसेज, दूसरे लोग बता सकते हैं। यू कैन ड्रॉप मैसेज, इज माई साउंड ब्रेकिंग। वैसे मेरे एरिया में नेटवर्क क्लियर है। So you are audible. या इज इट ब्रेकिंग? No, sir. ओके ओके ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इन 1939 द बुक फिफ्थ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा हिस्सा है इसमें उन्होंने ये बताया कि क्या क्या उन्होंने चेंजेस किया है। फिर एक चीज आता है, द फोर फिनिश्ड पार्ट्स ऑफ द नॉवेल केम आउट एज अ बुक इन 1930। जो चारों पार्ट है नॉवेल का वो 1930 में किताब की शक्ल में आता है। बाद में उसको क्या किया गया, एक उसका सब टाइटल दिया गया, द वेल ऑफ डेज। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, द वेल ऑफ डेज ये क्या है, एक सब टाइटल है। द बुक वॉज पब्लिश इन 1933 इन इंग्लिश एज द वेल ऑफ डेज। इंग्लिश में जो उसका टाइटल रखा गया वो क्या रखा गया, द वेल ऑफ द days. So I would like to tell you कि whenever you talk about his novel, whenever you talk about his autobiography, what you have to do, आपको जब भी इस पर बात करिएगा तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है कि क्या चीजें हैं। चार हिस्सों में बटा हुआ है और चारों हिस्सा कंप्लीट होते होते 1929 में जाके कंप्लीट हुआ, फिर 1930 में पब्लिश किताब की शक्ल में आती है, 1933 में पब्लिश होती है। तो जब 33 में पब्लिश होती है इंग्लिश में तो उसका टाइटल चेंज हो जाता है, दैट इज द वेल ऑफ डेज होता है। ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो उसको बातें। इन 1939 द बुक फिफ्थ इन द लाइफ ऑफ आर्सेनीव। करीब 1939 में जो बुक का शीर्षक था द लाइफ ऑफ आर्सेनीव नॉवेल, ये जो है आता है द इन 1939 द बुक फिफ्थ, इसी का किताब बुक फिफ्थ आता है और जिसका टाइटल क्या रखा जाता है, द लाइफ ऑफ आर्सेनीव नॉवेल। और शुरू में चारों का टाइटल क्या रखा जाता है, शुरू में चारों का टाइटल रखा जाता है द वेल ऑफ डेज करके रखा जाता है। लेकिन जब पांचवी बुक 1939 में जोड़ी जाती है तब उसका टाइटल क्या होता है, द लाइफ ऑफ आर्सेनीव नॉवेल। लिखा वाज पब्लिश बाय द पेट्रोपोलिस पब्लिशर। पेट्रोपोलिस पब्लिशर इन ब्रुसेल। समटाइम्स पब्लिशर का नाम आ जाता है, इसलिए आई हैव मेंशन्ड हियर द नेम ऑफ द पब्लिशर। आई का मतलब कि मैटर में है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यू आर गेटिंग हियर व्हाट की बुक फिफ्थ में उसका जो टाइटल होता है द लाइफ ऑफ आर्सेनीव नॉवेल। लीका was published by the Petropolis publisher in Brussels in 1939. It was supposed to be included into the volume 12 of the Petropolis Complete Bulletin, but in 1939 the publishing house closed. ठीक है। According to Vera Murontiza, not Tiza, according to Vera Muromsiva Bunin, ईवान ये उन्होंने उनको पब्लिश, उनको ये बता, उनकी तारीफ किया है कि क्या क्या चीजें थी। खैर इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं। इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को मिली क्या है, एक पांचवी किताब जोड़ी गई, पांचवी किताब 1939 में जोड़ी गई, उसका नाम क्या रखा गया, द लाइफ ऑफ आर्सेनीव नॉवेल रखा गया। इसका मतलब शुरू में जो फर्स्ट से 4 वर्क आया हुआ है उसका नाम क्या था, द वेल ऑफ डेज। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ये पांचवी किताब जो है 1999 में पब्लिश होता है, ब्रुसेल्स का जो पब्लिशर था उसको लेकर के जो है। अब अगर आप यहाँ पे देखें उन्होंने कुछ खास करके स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू मार्क आल्डाना मेनी पीपल वर ट्राइंग टू कन्विंस ही शुड स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। बहुत सारे लोग उनको कन्विंस कर रहे थे कि इस नॉवेल का एक सेकेंड पार्ट लिखा जाए, he should start the second part, but he was always saying the same thing, that one has been written about people gone and deeds done long ago. How am I supposed to write fiction about people who are still alive? इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। जब दूसरे लोगों ने उनसे कहा कि आप इसका एक और पार्ट लिखिए जो है, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैंने लिखा है ये उनके बारे में लिखा है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। they don't exist here, they are no more in this world, they are dead। तो उन्होंने कहा कि जो जा चुके हैं उनके बारे में तो मैंने लिखा, लेकिन जो अभी जीवित है उनके बारे में कैसे लिख सकता हूँ। तो ही रिप्लाइड, ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर,
एंड व्हाट वाज दैट, दैट वाज कि दैट वन हैज बीन रिटन अबाउट पीपल, या उनके बारे में लिखा गया, पीपल गॉन, जो यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए हैं, एंड डीड्स, जिनके काम के बारे में लिखा गया, डन लॉन्ग एगो, जो उन्होंने बहुत समय पहले किया, हाउ एम आई सपोज टू राइट फिक्शन, आखिर मैं उनके बारे में फिक्शन कैसे लिख सकता हूँ, अबाउट पीपल, ऐसे लोगों के बारे में, हु आर स्टिल अलाइव, जो अभी भी जिंदा है। कह रहे हैं कि जो अभी भी जिंदा है उनके बारे में फिक्शन कैसे लिखा जा सकता है, या तो वैसे ही लिखा जाए जो उन्होंने किया हुआ है, और ये पॉसिबल नहीं है कि फिक्शन उनके बारे में लिखा जाए, इमेजिनेशन। तो इन 1952 द न्यूयॉर्क बेस्ड चेखोव पब्लिशर, कह रहे 1952 में जो है न्यूयॉर्क बेस्ड चेखोव का, एंटन चेखोव बड़े रशियन राइटर थे, उनका जो एक पब्लिशर था, रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नॉवेल एज अ होल। उसने क्या किया, 1952 में न्यूयॉर्क में ये जो है पूरा नॉवेल एक एक पूरा नावल की शक्ल में आता, और तब उसका नाम क्या रखा गया, द लाइफ ऑफ आर्सेनिक। अब आप ये समझिए कि कितना ज्यादा उसको चेंज होना पड़ा, कितना ज्यादा। जागृति हैज ड्रॉप्ड मैसेज की वॉइस क्लियर है सबको। अगेन आई वांट टू नो कि इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट ब्रेकिंग, हैव यू एनी ऑब्स्टैकल, हैव यू एनी हिंड्रेंस, लेट मी नो। साधना कह रही नो सर, ठीक है, इसका मतलब नेटवर्किंग इशू जागृति साइड में हो सकता है। सो आई वाज टेलिंग यू कि 1952 ईस्वी में न्यूयॉर्क बेस्ड जो वो थे चेखोव, जो पब्लिशर थे, उन्होंने इस चीज को लाया और उन्होंने बताया कि यह द लाइफ ऑफ आर्सेनिक जो है, ये दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो टाइटल मिला इसको 1952 में मिला था, द लाइफ ऑफ आर्सेनिक यूथ, दैट same year, Bunin edited the text again for further reissues. The date of his last edit was March 1752. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि 1952 में न्यूयॉर्क बेस्ड पब्लिशर और उस न्यूयॉर्क बेस्ड जो चेखोव का जो पब्लिशिंग हाउस था, उसने क्या किया, इसका फर्स्ट एडिशन इसकी नावल का लाया। क्योंकि पहले फ्रेगमेंटेड था, एक किताब आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, तो उन चारों किताब को एक अलग नाम दिया गया, द वेल्स क्या करके था, द वेल सेड लाइफ क्या था जो है, दैट वाज द, या दिस वाज द वेल ऑफ डेज करके था। फिर जो पांचवी किताब आई थी उसको द लाइफ ऑफ आर्सेनिक नॉवेल कहा गया, लाइका। फिर 1952 में उसका सही टाइटल आता है जिससे आज हम लोग वाकिफ हैं, द लाइफ ऑफ आर्सेनिक यूथ करके। अब ये क्यों लिखा गया, उसका क्या कॉन्सेप्ट था, रियलाइजेशन क्या था, उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। अन्ना Muromtiza Bunin wrote, Ivan Elkevich seldom spoke of his plans. For the first time, he told me of his intention to write a book about his life was on his fifth birthday, October 23, 1920. But those were the times he was very ill and he still suffered from nervous exhaustion. He started writing the life of Arsenip in 1927. It might be a question. The life of Arsenip, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, उसको उन्होंने 27 से लिखना शुरू किया। On the envelope of the manuscript first version, Bunin wrote biographical notes and some fiction for the novel in 3 parts. So the life of Arsenip, this thing, 1927 में, ग्रासे में. The idea of resurrecting some kind of far away image of youth and maybe an imaginary younger brother who might have left this world many years ago, taking his infinitely distant times. Nothing at all you are getting here कि इसको लेकर के बात हो रही, लेकिन जो उन्होंने लिखना शुरू किया द लाइफ ऑफ आर्सेनिक 1927 में लिखना शुरू किया ग्रासे में, these things you are getting it here. एंड देन यू फाइंड कि एट द आउटसेट नावेला, उसके बाद उनका एक नावेला एट द आउटसेट 1906 में आया, नावेला है। बुनिन रीटाइटल इट एज मिरर, एडिंग द सब टाइटल द लाइफ ऑफ आर्सेनिस अर्लियर किचन। अनदर नावेला 8 years, उनका एक दूसरा नावेला था 8 years करके था, नोन वेरियसली एज इन कॉर्न फील्ड्स, डिस्टेंट थिंग एंड द ड्रीम ऑफ all these things you are getting has been acknowledged as another fragment of life of Arsenis earlier. So here what he wants to tell you कि ये किताब जब आई तो बहुत सारे टुकड़ों में आई, बहुत सारे शक्ल में आई, वो 4 चीजें तो पता है ही है। Then you come to know here कि Bunin's major motive for writing the life of Arsenis was his own deep-seated fear of oblivion. It's a very significant point.
फियर ऑफ ऑब्लिवियन, कह रहे हैं कि उनका जो सबसे बड़ा मकसद था किताब लिखने के पीछे कि वो सारी चीजें भूल जाते थे, उनको एक डर था, वह क्या था, ऑब्लिवियन का, या दैट इज नोन एज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्वियसनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्लिवियसनेस। एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्लिवियसनेस? टू फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाना। जब आप सब कुछ भूल जाते हैं तो दैट पार्टिकुलर थिंग बिकम्स एक उसका इशू होता है, एक प्रॉब्लम होता है। तो फियर ऑफ ऑब्लिवियन विच ही फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सप्रेस, लाइफ आर्गुएबली इज गिवन टू वन ओनली as a weapon for one's contest with death, which man has to fight even beyond his grave. It's a very important quotation. Life जीवन केवल एक बार मिलता है एज अ वीपन फॉर वंस कॉन्टेस्ट विद डेथ, ताकि वह जो है उसको क्या कर सके, जब तक डेथ नहीं आ जाती उसके तब तक वह कॉन्टेस्ट करता रहता, संघर्ष करता। विच मैन हैज टू फाइट, और जब तक आदमी कब्र में नहीं पहुंच जाता उसको लड़ते ही रहना पड़ता है। डेथ स्टील्स हिज नेम, जो डेथ है आदमी के नाम को चुरा लेती है। यट ही राइट्स इट ऑन अ क्रॉस और ऑन अ ग्रेव स्टोन, कह रहे या तो वो चीजें कुछ लिख करके जाता है किसी क्रॉस पर या ग्रेव स्टोन पर। शी shrouds his lifetime with darkness but again he resurrect his name using a written word he wrote। ये उनका कोऑर्डिनेशन है कि आदमी को मौत तो आना है, मौत एक बार मिलती है, लेकिन जब तक मौत आ नहीं जाती आदमी को लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपको अमर होना है तो या तो कुछ चंद लाइनें पत्थर पे लिख के चले जाइए या लिटरेचर की फील्ड में कुछ करके चले जाइए। एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, एक ब्यूटीफुल रिमार्क उनका है। The life of Arseniev, as both Bunin and Muromsova Bunin were keen to stress, was not an autobiography but a work of fiction interposed with autobiographical details, not necessarily chronologically। अब कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम आपको बताएं, जो called the book a made up character, a made up character's autobiography. Everybody tends to read the life of Arseniev as the account of my own life. That is not true, sir. Reality is something that I am totally incapable of writing about directly. Even the heroine here is cooked up, but so immersed into her being I was that I came to believe in her as if she were a real person, and so strong was the belief that I could not help crying. And nothing you find here कि अब और कुछ नहीं, Bunin 79। So what I want to tell you कि again I would like to repeat this particular point। यहाँ से it's the image of the book जो रशियन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो क्या है, उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, द लाइफ ऑफ आर्सेनीव को कवर कर रहे हैं। और ये जो लाइफ ऑफ आर्सेनीव मैं कवर कर रहा हूँ इसमें मैंने बताया कि ये 5 हिस्सों में है। पहला जो है वो 21 सितंबर को आता है बुक फर्स्ट, बुक सेकंड जो है 27 सितंबर को 1927 में आता है, बुक थर्ड 30 सितंबर 1928 को आता है, बुक फोर्थ 30 जुलाई 1929 को आता है और 1932 में पब्लिश होता है। उसके बाद जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया इसके बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स को कट किया गया। जो उसके ओरिजिनल नेम से थे उसको हटा करके वहां पे फिक्टिटियस कैरेक्टर या सम फिक्टिटियस नेम वहां पर रखा गया जो है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इसका एक और वर्क आता है और एक किताब की शक्ल में 1930 में आती है और इसको जो नाम दिया गया द वेल ऑफ डेज दिया गया। 1933 में ये इसी टाइटल से इंग्लिश में पब्लिश होती है द वेल ऑफ डेज के नाम से। फिर बुक फिफ्थ आता है 1939 में जिसका नाम रखा जाता है द लाइफ ऑफ आर्सेनीव नॉवेल लाइका। और कहाँ पे पब्लिश होता है, पेट्रोपोलिस पब्लिशर ब्रुसेल्स में उसको पब्लिश करता है 1939 में। उसको लेकर के कुछ यहाँ पे बात हुई है। देन यू कम टू नो व्हाट, देन यू कम टू नो कि 1952 में न्यूयॉर्क बेस्ड चेखॉव का जो पब्लिशर था वो इसका फर्स्ट एडिशन पूरी एक नॉवेल की शक्ल में लेकर के आता, पब्लिश करता, जिसका नाम क्या था, द लाइफ ऑफ आर्सेनीव यूथ था, दैट सेम ईयर। ये सब चीजें होता है। कुछ उसको लेकर के लोगों ने कमेंट किया कि हाँ ये बहुत ज्यादा उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, कुछ ने कहा नहीं ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, कुछ ने कहा कि ये फिक्टिटियस है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ओरिजिनल कैरेक्टर्स को लेकर के रहा है, और कुछ ने कहा कि कभी भी उन्होंने अपना जो है ये शेयर नहीं किया कि क्या चीजें रही है। आइए प्रकाश जी आइए। उन्होंने कभी ये नहीं शेयर किया कि ये क्या चीजें रही है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड, दीज थिंग्स यू सी
कि इस चीज को उन्होंने बताया। व्हाट आई वांट टू से कि जो मैं व्हेन यू गो विद दिस पार्टिकुलर वर्क, तो इसमें इन सब चीजों को, क्वेश्चंस को यू हैव टू नोट डाउन एंड यू हैव टू कम टू नो कि इट्स द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क, जिसमें उन्होंने फिक्टिटियस कैरेक्टर की शक्ल दिया हुआ है, और उनका अपना बाकी और वर्क तो आपने पढ़ा ही है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि इसका जो थीम है, ये चीजें, उसका लिखने का पीछे कारण क्या था? दैट वाज द फियर ऑफ ऑब्लिवियसनेस, या इन अ स्टेट ऑफ बीइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, उसका एक पर्पस था जो है। एंड यू फाइंड दिस थिंग कि 8 years, मतलब इस चीज को लेकर के उन्होंने लिखा, एंड उसको लेके अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से बातें किया हुआ है। तो मैं जो है बस यहीं पे इसे कंक्लूड करूंगा कि इस वर्क को लेकर के आपको इतना बात करना है, एंड बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट सीरीज विच आई विल स्टार्ट वेरी सुन। हो सकता है 1 तारीख से मैं शुरू करूं रशियन लिटरेचर को लेकर के। तो जस्ट कंक्लूडिंग हियर,